हाय दोस्त। आज आए हैं 4 महीना बाद। अच्छा दिन का इंतजार कर रहे थे। अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन कभी नहीं आएगा, इसीलिए हम ही आ गए। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, उसके बाद से आज शुरू करते हैं। ठीक है ना दोस्त। अब क्लास बंद नहीं करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। 1 घंटा क्लास चलाते हैं, 10:30 हो रहा है, 11:30 बजे तक। ठीक है ना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1 घंटा में एकदम क्लास बंद कर देंगे, ठीक है ना। अब 1 घंटा में जितना भी कवर हो जाए। देखिए, पतन का समय, हड़प्पा सभ्यता का पतन का समय। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 1800 ईसा पूर्व तक कई विकसित हड़प्पा स्थल छोड़ दिए गए थे। कहने मतलब जैसे मैं यहाँ पर चोलिस्तान दिया है, कहने मतलब ये है दोस्त, जो हड़प्पा विकसित स्थल था उसको ना उस जगह से छोड़ के दूसरे जगह चला गया था। जैसे मैं यहाँ पर ये चोलिस्तान एरिया देखा है ना, जैसे मान लो चोलिस्तान एरिया में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे ना, वो पूरा के पूरे एरिया छोड़ के ही दूसरे जगह जाके रहने लगे थे। तो इसके कहने का मतलब अर्थ यही है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक कई विकसित हड़प्पा स्थल लोग छोड़ दिए थे। ठीक है ना। 1900 ईसा पूर्व के बाद भी कुछ उत्तर हड़प्पा क्षेत्र मौजूद रहे हैं। फिर 1900 साल आया था उसके बाद से, लेकिन उसमें भी कुछ समय यहाँ के लोग थे। इस समय के लोग थे। ठीक है ना। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन का है। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन में गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई बस्तियां संख्या बढ़ने लगी थी। अगर आपको हम भारत का नक्शा दिखाएं तो मेरे दोस्त कुछ इस तरह से, ये आपका है भारत का नक्शा। बोलिए, ये वाला भारत का नक्शा है ना। और इस एरिया में आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। और ये आपका ये वाला एरिया हरियाणा है। उसके बाद से ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया पश्चिम का है, कहीं सा इस साइड वाला। ठीक है ना। ये आपका गुजरात है। तो इधर से उठ के लोगों की जनसंख्या इस एरिया में आने लगे। ठीक है ना। यानी इधर से जनसंख्या हट के इस एरिया में जनसंख्या बढ़ने लगा था। तो आपको यहीं पर यही कहा है कि गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी थी। देखिए, भौतिक संस्कृति में बदलाव भी आया था। महत्वपूर्ण वस्तुएं समाप्त हो गई थी। बाट, मुहरे, मन के, ये चीज़ें जो थी ना, ये सब क्या होती, समाप्त हो गई थी। अब ये चीज़ें लोग नहीं बना रहे थे। ठीक है ना। बाट, मुहरे, मन के, भौतिक संस्कृति में बदलाव गया था जब ये लोग छोड़े। 1800 साल के, 1800 ईसा पूर्व के बाद में ये सब चीज़ों का बनना बंद हो गया। ठीक है ना। लेखन कला खत्म हो गई, यानी लंबी दूरी का व्यापार भी बंद हो गया। शिल्प विशेषज्ञता कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि लेखन कला भी खत्म हो गई। मोहरे पर जो लिखा जाता था वो भी नहीं अब लिखा जा रहा है। उसके बाद से लंबी दूरी का व्यापार भी बंद हो गया। लोग दूसरे दूसरे द्वीपों में जाके व्यापार भी करते थे पहले, जबकि अब नहीं करते हैं, बंद कर दिए। फिर शिल्प विशेषता, यानी जो हाथों से बनाते थे, जैसे वो आपको हम दिखाए थे फायंस का घड़ा था ना, उसको हाथों से बनाया जाता था ना। तो ऐसे ऐसी महान महंगी चीज़ों को बनाना लोगों ने कम कर दिया था, यानी 1900 ईसा पूर्व के बाद से। ठीक है ना। जीवन शैली में परिवर्तन आया। शहरी जीवन समाप्त, लोग गांव जीवन शैली शुरू कर दी। यानी लोग शहर की ओर पहले बसते थे ना, अब शहर छोड़ दिए, अब लोग गांव में जाके बसने लगे थे। फिर निर्माण तकनीक कमजोर हो गई। बड़ी सार्वजनिक इमारतें बनाना बंद हो गया। लोगों ने क्या किया, अब भाई साहब बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बना रहा, अब छोटा बना रहा है, एक ताला बना रहा है, पतला सा कमरा ही बना रहा है। जबकि पहले की दीवारें इतना मोटी मोटी होती थी, हम आपको दिखाए थे ना कितना मोटी मोटी होती थी। तो ये लोग पहले उतना बड़ा बड़ा बनाते थे, लेकिन अब उससे छोटा बना रहा है मकान। 2 ताला भी बनाते थे तो हम नहीं बनाते हैं। यानी हर चीज़ों का कमी कर दिए हैं ये लोग इस्तेमाल करना। ठीक है ना। उत्तर हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं, तो देखिए, जो नई संस्कृतियों कहा जाए, देखिए उत्तर हड़प्पा संस्कृति अनुवर्ती संस्कृति। जो संस्कृति पहले शहर में थी, अब यही संस्कृति कहाँ चली गई, गांव में चली गई। तो जो शहर में थी संस्कृति, जब ये संस्कृति गांव में चली गई ना, तो जो यहाँ पर लोग बस गए ना, इसी बसे हुए लोगों को, इसी संस्कृति के लोगों को उत्तर हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं, या फिर अनुवर्ती संस्कृतियाँ बोलते हैं। ठीक है ना। अब पतन के संभावित कारण क्या है। देखिए, पतन का संभावित कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। ऐसा पूरा ताबीज सोचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गया, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा ना दोस्त, कैसे खत्म हो गया। तो ये पूरा ताबीज बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ था। उसके बाद पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटा गया था, यानी पेड़ों की कटाई की गई थी। अत्यधिक बाढ़ आ गया था। उसके बाद में नदियों का सूखना या फिर मार्ग बदलना हो गया था। फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये सब चीज़ें
को पुरातात्विक बताते हैं कि ये सब चीज़ें हुई थी, जिसके चलते क्या हुआ था, लोग इस एरिया को छोड़ दिए थे। लेकिन एक बात बताइए, ये सब चीज़ें हो गई तो कुछ कुछ ही एरिया को लोग छोड़ पाएंगे, हर जगह तो इतना छोड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन होता है, वनों की कटाई होगी, तो मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर ये पृथ्वी है, ये भारत देश है, तो भारत देश में अगर हम दक्षिण भारत में अगर पेड़ पौधा पूरा काट देंगे तो सिर्फ दक्षिण भारत के लोग ना वहाँ से भागेंगे, क्या उत्तर भारत के लोग भाग जाएंगे? नहीं ना। तो ये पुरातात्विक कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये नहीं हो सकता है, कंफर्म नहीं है। देखिए पूरी, लेकिन ये कारण पूरी सभ्यता के पतन के पूरी तरह नहीं समझती। जो आपको ऊपर बताए हैं ये वाला, अगर मान लीजिए बोल देगा कि भाई साहब हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए, तो ये सब लिख दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत ना, बढ़िया है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन हुआ था, फिर वन का अधिक मतलब कटाई हो गया था, बाढ़ आ गया था, जब वन नहीं रहेगा था, फिर नदी सूख जाएगा, फिर भूमि का अधिक उपयोग होगा, खेत ज़्यादा इस्तेमाल लोग करेंगे। देखिए मुख्य कारण, सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक एकता का अंत, ठीक है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो राजनीतिक एकता, पॉलिटिक्स था वहाँ का, ये सब खत्म हो गया था। मुहर और लिपि का गायब होना, मुहर और लिपि का गायब होना। मुहर कौन बनाएगा? राजा बनाएगा। मुहर क्यों बनाएगा? क्योंकि जो अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा, तो सामान भेजने के लिए मुहर मारेगा। तो मुहर कौन बनाएगा? राजा बनाएगा। तो हो सकता है कि राजा का परंपरा खत्म हो गया था। दूसरा बात है, ऐसा पुरातात्विक मानते हैं, ठीक है ना। मुहर, लोग मुहर नहीं बना रहे थे और लिपि नहीं बना रहे थे। उसके बाद मानकीकृत बाट प्राणी खत्म होना। फिर लोगों ने मिट्टी से मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, उसी पे दोस्त ना डिजाइन बनाते थे, ये सब भी खत्म हो गया। और शहरों का पतन और परित्याग, यानी लोग शहर छोड़ के गाँव की ओर बसने लगे थे। देखिए उपमहाद्वीप में नए बड़े शहर बनने में 1000 साल से अधिक समय लगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हुआ जब ये लोग छोड़ के, ये सब पहले शहर में रहते थे, जब शहर छोड़ के लोग ये सब गए ना, तो ये सब ऑटोमेटिक सब खत्म हो गया। तो उसके बाद से ना नया शहर बनने में 1000 साल लगा, ठीक है ना। इस हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उसके बाद से नया शहर, जब जैसे उस एरिया पे नया लोग रहेंगे ना, तो ऐसे शहर बनने में 1000 साल लग गया। अब उसका कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, जितना पढ़ाए हैं आपको। प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब शुरू हुआ था? तो आंसर होगा 1800 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है किस क्षेत्र में नई बस्तियाँ बढ़ी? तो दोस्तों गुजरात में बढ़ी थी। ये देखिए पंजाब, बिहार, कश्मीर, ये ऑप्शन में आपको हम बताई भी ना किए हैं, जबकि ये ऑप्शन में दिया है। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा में बताए थे ना, तो इसमें ना हरियाणा दिया है ना उत्तर प्रदेश दिया है, तो गुजरात होगा ना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी वस्तु समाप्त हो गई थी? तो भाई साहब मुहरें समाप्त हो गई थी, ठीक। चौथा नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी गतिविधि समाप्त हो गई? तो लंबी दूरी का व्यापार, ये सब चीज़ें बंद कर दिया गया है। 5 नंबर का है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं? तो भाई साहब ग्रामीण जीवन शैली वाली संस्कृति कहते हैं। जो लोग जाके शहर से गांव में बस गए, उसी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। 6 नंबर का है कि निम्न में से कौन पतन का कारण नहीं है? तो हमारा आंसर होगा औद्योगिकीकरण, ठीक है ना। हम आपको जलवायु परिवर्तन बताइए किए थे, बाढ़ बताइए किए थे, नदियों का सूखना भी बताइए किए थे, लेकिन औद्योगिकीकरण नहीं बताए थे पतन के कारण में। तो आंसर होगा पतन का कारण, औद्योगिकीकरण। जानते हैं बहुत दिन बाद क्लास ले रहा है, तो थोड़ा सा मन में सुस्ता रहा है। मन के भटकावे में ना, मन को तू अपन दास बना ले, समथिंग गाना ऐसे ही है रामायण में। 7 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो भाई साहब राजनीतिक एकता का अंत माना जाता है। 8 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या बंद हो गया था? तो दोस्त लेखन बंद हो गया था, ठीक है ना। लोग ये सब बंद कर दिया था लिखना।
9 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जीवन कैसा हो गया? तो भाई साहब ग्रामीण हो गया था। 10 नंबर का है कि नए शहर बनने में कितना समय लगा था? तो 1000 से अधिक साल लगा था। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ एक नंबरिया आंसर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था? तो लगभग 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन शुरू हुआ था। यहाँ पर देखिए उत्तर हड़प्पा संस्कृति क्या है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नई ग्रामीण संस्कृतियाँ विकसित हुई उन्हें उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियाँ कहते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ उसके बाद जो संस्कृति गांव में जाके बस गई, यानी ये लोग जाके गांव में बस गए, उसी को अनुवर्ती हड़प्पा कहते हैं या फिर उत्तर हड़प्पा कहते हैं। ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दोस्त की हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें समाप्त हो गई? तो देखिए मुहर समाप्त हो गया था, बाट हो गया था, मनके हो गया था और लेखन, ये सब, और लंबी दूरी का व्यापार, ये सब चीज़ें खत्म हो गया था। ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न करें कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए। तो जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना। पाँच नंबर कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जीवन शैली कैसी हो गई थी? तो ग्रामीण जीवन शैली हो गई थी। ग्यारह नंबर कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी संस्कृति आई? तो भाई साहब उत्तर हड़प्पा संस्कृति आई। बारह नंबर कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किसका ह्रास हुआ था? निर्माण तकनीक का ह्रास हुआ, यानी बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग बनना बंद हो गया था। 13 नंबर कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रणाली समाप्त हुई? तो बाढ़ प्रणाली समाप्त हो गई थी। 14 नंबर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लोग कहाँ रहने लगे? तो भाई साहब गाँव में लोग रहने लगे थे। हमको पढ़ाने का बहुत मज़ा करता है। अगर बहुत सारा लड़का लाइन से बैठा रहेगा ना, हम दिन भर पढ़ा सकते हैं, सोच लीजिए। और जिसको ये मौका मिला है तो वो कर नहीं रहा है। सरकारी स्कूल में जब हम गए थे, टीचर लोग बैठ के पढ़ा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बैठने बहुत अच्छा बात है, लेकिन उतना मज़ा से नहीं पढ़ा रहे थे। उनको पढ़ाना चाहिए यार, भविष्य किसी का नहीं खराब करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी कला समाप्त हो गई थी? दोस्त लेखन कला समाप्त हो गई थी। 16 नंबर का है किस कारण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? बाढ़, जलवायु, राजनीतिक एकता का अंत। ठीक है ना। इसी कारण कोई चारों में से अगर 4 ऑप्शन दिया है तो इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है तो राजनीतिक एकता का अंत। 17 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े भवन क्यों बंद हो गए? तो भाई साहब तकनीक का ह्रास हुआ था। 18 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या समाप्त हुआ था? तो लंबी दूरी का व्यापार समाप्त हो गया था। अब हम पढ़ेंगे आक्रमण के साक्ष्य। ठीक है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था, उसका प्रूफ है या नहीं है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य कह रहा है कि एक सकरी गली जिसको डेड मैन लेन कहते हैं। यहाँ पर गलती से बैड मैन लिखा गया है लेकिन डेड मैन हुआ। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक सकरी गली जिसको डेड मैन लेन कहते हैं, मानव खोपड़ी और हड्डियाँ मिली है। उस गली में क्या मिला है? मानव का खोपड़ी मिला है और उसका शरीर का हड्डी मिला है। ठीक है ना। शव अव्यवस्थित अवस्था में पड़े थे, यानी जो वहाँ पर शवें थी यानी लाशें थी, उसको सरियाया नहीं गया था, मतलब दफनाया नहीं गया था। उसको ऐसा लगता है कि हमला हुआ था और उसको मार दिया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और वहाँ पर समय के अनुसार सभी चीज़ें भूरी हो गई थी मिट्टी से दबने के कारण। तो इस खोपड़ी के चलते और इस हड्डी के चलते, इस लाशों के चलते इस गली का नाम डेड मैन लेन पड़ गया है। ठीक है ना। 1925 में
16 लोगों के अस्थि पंजर मिले, वे आभूषण पहने हुए थे, मृत्यु अचानक हुई थी। 1925 में जब खुदाई किया जा रहा था ना मोहनजोदड़ो में, तो दोस्त वहाँ पर ना 16 लोगों के अस्थि पंजर मिले थे, और वे उसी समय जिस वस्त्र को पहने हुए थे उसी समय उनको मार दिया गया था, और वे वस्त्र के साथ ही इनका हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी मृत्यु के समय जो पहने थे ना वो ऐसा ही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि जॉन मार्शल का विवरण। तो जॉन मार्शल ये क्या कहते हैं, उन्होंने इन अवशेषों का वर्णन किया, ठीक है, इन अवशेषों का बारे में रिसर्च किया, इससे लगा कि लोग अचानक मरे और शव ठीक से दफन नहीं किए गए थे। जॉन मार्शल को लगा कि लोग ये सब अचानक से मर गए थे, लेकिन शव को दफनाया नहीं गया था, छोड़ दिया गया था वहीं पर। फिर वहीं पर एक पुरातात्विक है जिनका नाम है I.M. व्हीलर, 1947 में ये बताते हैं कि ऋग्वेद से संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, जो ऋग्वेद है ना हम लोग का, तो उससे संबंध जोड़ते हैं। कहते हैं ना कि जो ऋग्वेद है ना, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए पूर्व में इसका होता है किला या गढ़, ठीक है ना, और इंद्र मीन्स पुरंदर, यानी गढ़ तोड़ने वालों को क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं। ठीक, इसका अर्थ क्या निकलता है कि आर्यों ने हड़प्पा पर आक्रमण किया, बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ, यही सभ्यता के पतन के कारण हो सकता है। ठीक ध्यान से, ये इनका का नाम है I.M. व्हीलर कहते हैं कि भाई साहब जो इंद्र भगवान है ना, ये हमला किए थे, ठीक है ना, यानी जो ये आर्य लोग थे, ये लोग किस पे हमला किए थे, हड़प्पा सभ्यता पर हमला किए थे, और इन लोगों को मार दिए थे, सबको तहस नहस कर दिए थे, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन कैसे खत्म हो गया, वहीं पर अगला अभी हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कहते हैं कि ये जितने भी हड्डियाँ मिली हुई है सब एक समय का नहीं है, दूसरे दूसरे टाइम का है। तो ये तो संभव है, जब युद्ध होगा ब्रदर तो सबको मारा जाएगा, ये क्या सच में ना, इतना हो सकता है कि इसको आज मारेंगे तो इसको कल परसों मारेंगे, मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसे मारेंगे। तो ये एक सिद्धांत, ये इस सिद्धांत को कट करते हैं। ये जॉर्ज डेल्स विरोध करते हैं 1960 में। जॉर्ज डेल्स रिसर्च जब करते हैं तो जॉर्ज डेल्स इस पर रिसर्च में बताते हैं, देखिए ये 1947 में बता दिए थे, ठीक है ना। 1947 में व्हीलर को ऐसा लगा कि ये ऐसा हो सकता है। फिर 1960 में जब रिसर्च किए जॉर्ज डेल्स, तो इन्होंने बताया ना कि जनसंहार सिद्धांत गलत बताया है। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को ही गलत बोल दिया। बोले कि देखिए सभी कंकाल एक ही समय का नहीं है, जितने भी कंकाल मिले थे सब एक समय का नहीं था। दूसरा बात, शहर में बड़े विनाश या आग के प्रमाण नहीं मिले, यानी शहर में भाई साहब कोई भी व्यक्ति आएगा और उस शहर को तहस नहस करेगा, यानी शहर पे युद्ध करेगा, तो हकीकत है कि उस शहर को जलाएगा, विवश एन सोना करेगा। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था ना, उसी तरह से इस शहर को भी जलाया जाएगा, तहस नहस करेगा। इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, हथियार या युद्ध के संकेत नहीं मिलते। मान लीजिए युद्ध होगा तो मान लीजिए तलवार से लड़ेगा, तो तलवार तो जो मर गया तो उसको तो तलवार तो होना चाहिए ना, इसका भी साक्ष्य नहीं मिला है। और किले से आत्मरक्षा के भी प्रमाण नहीं मिले। कहने मतलब ये है दोस्त, ध्यान से देखिए, ये आपका किला है, ठीक, और जब ये किला है तो यहाँ पर इस एरिया में सैनिक खड़े रहेंगे ना, बताइए इस एरिया में देखिए दोस्त, ये जो किला है, इस किला के एरिया में सैनिक तो खड़ा होंगे ना, बताइए यहाँ पर ये सब किनारे किनारे कौन सैनिक खड़ा रहेगा ना, तो इसका भी साक्ष्य नहीं मिला। किनारे किनारे हड्डी, किला के किनारे किनारे हड्डी तो मिलना चाहिए, क्योंकि जब इधर से कोई हमला करेगा, इधर से कोई हमला करेगा तो ये सब इसको डिफेंस करेगा ना, तो इस किनारे किनारे हड्डी भी नहीं मिला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका ये कोई हमला किया था, आर्य हमला किए थे, तो ये गलती बताते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी पहले माना गया था कि आक्रमण और जनसंहार से पतन, ठीक है ना, पहले क्या माना गया था, जो आक्रमण हुआ था ना और जनसंहार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। लेकिन बाद में अध्ययन से पता चला कि यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं है। इतिहास में नई खोजें पुरानी व्याख्याओं को बदल सकती है। कहने मतलब ये है, देखिए ये आपका, देखिए ध्यान से देखिए, ये I.M. व्हीलर 1947 में जब खोद कर रहे थे तो इनको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर 1960 में जब ये जॉर्ज डेल्स खोज किए तो ये बता दिए ऐसा ऐसा प्रूव नहीं है, तो नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। तो समय के अनुसार जब भी रिसर्च किया जाएगा उस बारे में और कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहेगी। तो यही प्रश्न कर रहा है, यही कह रहा है कि इतिहास में नई खोजो पुरानी व्याख्याओं को बदल सकती है, यानी नया नया खोजोगा ना तो पहले की जो भी बात है उसको बदल सकती है, कैसा नहीं होता है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में डेड मैन लैंड किसके कारण प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर होगा मानव अवशेषों के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बैड मैन ना होगा, डेड मैन होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि डेड मैन लैंड की चौड़ाई कितनी थी, तो भाई साहब 3 से 6 फीट थी, याद रखिएगा।
तीसरा प्रश्न कर रहा है कि 1925 में मोहनजोदड़ो से कितने लोगों का अस्थि पंजर मिला था? तो 16 लोगों का मिला था। 4 नंबर कर रहा है कि अस्थि पंजर के साथ क्या मिला था? तो भाई साहब आभूषण मिला था, यानी लोग जिस चीज़ को पहने थे वही सब मिला था। 5 नंबर का है कि मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन किसने लिखा था? तो भाई साहब जॉन मार्शल ने लिखा था। 6 नंबर का है कि आई.एम. व्हीलर किस पद पर थे? तो भाई साहब डायरेक्टर जनरल थे ASI पर, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उसी पद पे थे आई.एम. व्हीलर। 7 नंबर का है कि व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन को किससे जोड़ा था? तो भाई साहब आर्य आक्रमण से। ये देखिए ऋग्वेद में पुर का अर्थ क्या होता है? तो किला या गढ़। पुरंदर किसे कहा गया है? तो भाई साहब इंद्र को। पुरंदर का अर्थ क्या है? तो गढ़ विध्वंसक है। 11 नंबर कह रहा है कि व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था? तो बड़े पैमाने पर विनाश के चलते हुआ था। 12 नंबर कह रहा है कि जॉर्ज डेल्स ने किस सिद्धांत का विरोध किया था? तो भाई साहब जनसंहार सिद्धांत का विरोध किया था। 13 नंबर कह रहा है कि जॉर्ज डेल्स के अनुसार कंकाल क्या दर्शाते हैं? तो भाई साहब अलग अलग समय के दर्शाते हैं। जॉर्ज डेल्स के अनुसार कंकाल का बताते हैं कि अलग समय का, उनको वो बताते हैं कि जितने भी कंकाल है अलग अलग समय का है, एक समय का तो है नहीं। 14 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में किसका अभाव पाया गया था? तो दोस्त आग और युद्ध के साक्ष्य, इन चीज़ों के नहीं मिला था। 15 नंबर कह रहा है कि किले से क्या नहीं मिला? तो भाई साहब आत्मरक्षा के साक्ष्य नहीं मिला था। 16 नंबर कह रहा है कि अस्थियों की स्थिति कैसी थी? तो भुरभुरी थी, भुरभुरी एकदम छूने से उगास होती थी। 17 नंबर कह रहा है कि शव किस स्थिति में मिले हैं? तो अव्यवस्थित मिले, जिधर मन तिधर। 18 नंबर कह रहा है कि व्हीलर ने किस ग्रंथ से साक्ष्य जोड़ा है? तो भाई साहब ऋग्वेद से। 19 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कौन सा कारण अब कम मान्य है? तो ऐसा होगा आर्य आक्रमण। इन चीज़ों को लोग नहीं मानते, कम मानते हैं। 20 नंबर डेल्स के अनुसार क्या नहीं मिला था? तो भाई साहब हथियारों के बीच 100 नहीं मिला था। 21 नंबर कह रहा है कि इतिहास में नए शोध क्या करते हैं? तो पुरानी व्याख्याओं को बदल देते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का भाग है? तो हड़प्पा सभ्यता का भाग है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के खोज, उसके बारे में कैसे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इतना चैप्टर पढ़ के आगे और लास्ट में हमको बता रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी फिल्म की तरह एंट्री मारवा रहा है। थोड़ा वो पानी पी लीजिए ब्रदर, ठीक है ना, थोड़ा खेती कर लीजिए। थोड़ा जानते हैं लाइन विन कट गया है और पंखा वंखा चल नहीं रहा है, पानी पीने में मजा आता है। चेस चेस बस। चलिए मेरे दोस्त शुरू से शुरू करते हैं। लाइव पढ़ाते तो और मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं समय है बदल जाएगा। यहाँ पर हम किराए के लिए आए हैं और किराया नहीं देंगे तो चले जाएंगे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का महत्व, पुरातात्विदों ने भौतिक अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जोड़ा। जो हमारे पुरातात्विद थे, जो जो इनको चीज़ों, इनको तो लिखा है कुछ तो मिला नहीं, इनको जो भी ज़मीन से चीज़ें मिली उसी के आधार पर इसके बारे में लिखने का प्रयास किया।
यह केवल इतिहास नहीं बल्कि खोज की कहानी भी है। ये इसे कैसे पहचाना गया है, ठीक है ना। सभ्यता के नष्ट होने के बाद स्थिति, जो सभ्यता थी, देखिए ध्यान से, इसको कैसे पता किया गया था कि यहाँ पर ये सभ्यता बसी हुई थी। देखिए हम लोग शुरू से पढ़ लिए कि यहाँ पर एक सभ्यता, इस एरिया में एक सभ्यता बसी थी, उसका नाम ये अपना मन से रख दिए। अब ये सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जब सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो इस एरिया में लोग आके बसने लगे, ठीक है ना। तो उन लोगों को नहीं पता था कि इस एरिया में लोग रहते हैं ऑलरेडी। मान लीजिए ये मकान है, इस मकान के नीचे कोई सभ्यता, मान लीजिए कोई मकान धंसा होगा, ऐसे मिट्टी भर का हम घर बना देंगे, तो हमको कैसे पता लगे इससे क्या अंदर होता है। तो ये चीज़ें मिली है लोगों को, देखिए पता करते हैं। हड़प्पा शहर नष्ट हो गए और लोग धीरे धीरे उनके बारे में सब भूल गए। हड़प्पा सभ्यता जो पहले था वो गते तक होगा खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हो गया तो लोग उसके बारे में सब कुछ भूल गए कि इधर भी कोई रहता था, ठीक है ना। हजारों साल बाद जब लोग वहाँ रहने लगे, उन्हें ज़मीन से मिलने वाली पुरानी वस्तुएं, जिसको पूरा वस्तुएं बोलते हैं, का मतलब समझ नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्त, यहाँ पर आपको हम बताते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑलरेडी एक गांव है, ठीक है ना, और यहाँ से लोग हट के और यहाँ पे आके बस गए, ठीक। तो जब कुछ साल बाद यहाँ, जैसे हमारे एग्जाम्पल में, जब इधर लोग रह रहे हैं तो भाई साहब लोग का आदत है रास्ता अपना बदलेगा, तो लोग इधर आएंगे ना। तो एग्जाम्पल में लोग इधर आके, जब कुछ लोग इधर आके अपने घर बना रहे थे, तो जब आप घर बनाते हैं तब मेड़ खोदते हैं ना, एथी करते हैं ना, एथी बनाते हैं ना, उसका घर बनाते हैं तो बेस बनाते हैं, उसको खोदते हैं। तब मान लीजिए कोई व्यक्ति खोना, उसको कुछ घाड़ा मिल गया, फूट गया, तो उसको नहीं पता चला इसका है ज़मीन के अंदर से आएगा, कुछ सोच लिया होगा कि ये चलो ऐसे ही कुछ होगा, तो कुछ नहीं सोचा। तो ऐसे लोग खेती करते थे तो उनको ऐसी चीज़ें मिलती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं होता था ना ये चीज़ होता है, ये चीज़ है क्या। तो देखिए ये वस्तुएं थी, देखिए जब ज़मीन लोग खुदाई कर रहे थे तो उनको क्या क्या मिल रहा था, ये वस्तुएं क्या क्या थी, देखिए बाढ़, मिट्टी के कटाव, खेती यानी जुताई, खुदाई, खदानी की तलाश। यानी कहने का मतलब ये, देखिए ये लोग, जैसे मान लीजिए बाढ़ आता था, जब बाढ़ आएगा दोस्त तो बाढ़ में कुछ मिट्टी बह के साथ में आएगा, तो मिट्टी के साथ मान लीजिए घरों बह के आ सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को ऊपर दिखती थी, तो लोग नहीं पता करते थे ये क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप नदी के किनारे चल जाइएगा, तो नदी के किनारे बहुत सी चीज़ें ऊपर से बह के आती है, तो हम नॉर्मल आदमी का उसके बारे में पता कर सकता है, लेकिन वही वहाँ पर पूरा ताबीज रहेगा, उसके बारे में रिसर्च करेगा तो पता कर सकता है ये है क्या। तो ऐसी चीज़ें बाढ़ से बह के आती थी। फिर मिट्टी का कटाव होता था ना नदी के द्वारा, वो भी सब दिखता था। जब खेत लोग जोतते थे तो कैसे आपको दिखाया गया रामायण में कि जब खेत जोता जा रहा था तो माता सीता वहाँ पर मिली थी, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मिलता था, तो लोग इसका अर्थ पता नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। खजाने की तलाश में चाहे कोई खोदता था तो इसका कोई अर्थ नहीं लगा पाता था। जो कनिगम थे उनका भ्रम क्या था, ये कन्फ्यूज किस चीज़ में रहते थे। देखिए कनिगम कौन थे, तो भाई साहब अलेक्जेंडर कनिगम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिगम थे, ठीक है ना। इन्होंने 19वीं सदी में उत्खनन शुरू किया था। इन्होंने शुरू किया था 1900 समथिंग में उत्खनन करना किया था इस क्षेत्र में। उनके काम करने का तरीका था, ये काम कैसे करते थे, देखिए वे ज़्यादा भरोसा करते थे लिखित स्रोतों, साहित्य, अभिलेखों पर। ये जो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनका विश्वास था ना कि भाई साहब अगर पुरानी चीज़ों को पता करना का ना ये क्या है ना, तो उसका कोई ना कोई लिखित साक्ष्य मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई लिखित साक्ष्य, जैसे साहित्य हो गया, चाहे अभिलेख हो गया, जैसे अशोक का अभिलेख मिलता है, तो ऐसे चीज़ें कहीं पर मिलेगी तब हम किसी भी चीज़ का पता कर सकते हैं। ये इन चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करते थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका ध्यान था 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईस्वी तक के इतिहास पर। यानी ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं ना, 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईस्वी तक इतिहास जो था ना, इसी पे जोर देते थे। लेकिन ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व है, ये इससे भी पुरानी है। तो ये उस एरिया और जाते नहीं थे, क्योंकि ये मानते थे ना कि भाई साहब हमको कहीं ना कहीं लिखित साक्ष्य मिल जाए तब हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे। इनको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसी को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलती थी, जो भी मिलती थी तो मोहरें मिलती थी, और मोहर पे क्या लिखा है किसी को कुछ पता ना है, ठीक है ना। देखिए ये क्या करते थे, चीनी बौद्ध यात्रियों के विवरण का उपयोग किया। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने क्या किया ना कि देखा ना कि ये अलग अलग देशों में गए और देखे ना वहाँ पर जितने भी यात्री भारत में आए थे ना, जैसे मान लीजिए चीन से कोई आया था और भारत से कोई अलग गया था, तो नोट्स अपना लिखता था। तो ये सब नोट्स रखा हुआ था दूसरे दूसरे म्यूजियम में। तो ये सब जाके वहाँ के नोट्स लेके पढ़ते थे कि क्या ये सब
इसके बारे में जानकारी थी। तो जब भाई साहब ये आपका जब हड़प्पा सभ्यता था तो यहाँ के लोग इधर एरिया में आइबे ना करते थे, तो कैसे लिखा स्रोत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों पर विश्वास रखते थे। एग्जाम्पल के लिए आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके बारे में लिखा स्रोत मिला है। जो यात्री आए थे चीन उनसे, ये सब यात्री लिखे थे कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पढ़ाई होता था। तो ये एक लिखित साक्ष्य हो गया था, क्योंकि यहाँ से उस समय के वर्तमान में लोग थे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता था तो कोई भी इस एरिया में आता नहीं था, वो लिखते नहीं थे। आते थे तो भाई साहब उधर से मेसोपोटामिया से, यानी ईरान इराक वाला एरिया से आते थे, ठीक है ना। तो हड़प्पा को ना समझ पाने का कारण क्या था? देखिए हड़प्पा सभ्यता को लोग ना समझ पाए, इसका कारण क्या था, कैसे पता कर पाए, नहीं समझ पाए थे कि कैसे हम पता करें हड़प्पा सभ्यता। इसको ना समझने के कारण देखिए क्या था, मिस्टेक क्या हुआ था। हड़प्पा चीनी यात्रियों के विवरण में नहीं था, यानी जो हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये जाके चीनी यात्री के नोट्स पढ़े थे, ये उस नोट्स में कहीं हड़प्पा नाम की जगह का चर्चा नहीं किए, इस सभ्यता के बारे में चर्चा नहीं किए, तो इनको मिल भी ना करेगा। दूसरा बहुत प्राचीन था, इसीलिए इसके बारे में किसी को कोई चर्चा नहीं था। कनिंघम इसे अपने अध्ययन में शामिल नहीं कर पाए। अब कनिंघम एक ही बात पर भरोसा करते थे कि कोई भी सभ्यता पता करना है तो हमको लिखित साक्ष्य मिले। कोई भी यात्री मान लीजिए उस एरिया में आया है तो यात्री लिखा होगा नोट्स में, हम इस एरिया में गए थे, हमको ये चीज़ मिला यहाँ पर, तो कोई लिख भी नहीं किया था। तो कनिंघम ने छोड़ दिया, बोले कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में रिसर्च करना ही छोड़ दिया। यहाँ पर हड़प्पाई मुहर का मामला क्या हुआ, देखिए एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा की मुहर दी, ठीक है ना। एक अंग्रेज था और हड़प्पा कनिंघम को एक हड़प्पा की मुहर भेजा। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नाम की जगह से खुदाई कर रहा था, तो वहाँ से कनिंघम को मुहर भेजा, ठीक है ना। उन्होंने ध्यान दिया लेकिन सही समय नहीं समझ पाए। देखिए कारण क्या था, वे इसे उस समय से जोड़ने की कोशिश करते जिसे वे जानते थे। जब जो अंग्रेज था इनको कनिंघम को एक हड़प्पा का मुहर दिया ना, तो जब इनको दिया गया था ना, तो ये इस मुहर के बारे में जानकारी नहीं कर पाए, क्योंकि ये उस समय से तुलना कर रहे थे जिस समय ये सब चीज़ें थी ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ें भारत में यात्री आने से पहले की चीज़ें हो चुकी थी, और भारत में जो यात्री आए थे ये इस समय की सोच रहे थे। एग्जाम्पल के लिए बात करें, मान लीजिए कि ये आपका 2025-2026 चल रहा है, ठीक। तो भाई साहब 1990 में कुछ हुआ होगा और हम 2025 के पहले जाइए नहीं रहे हैं, सिर्फ 2026 के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे हमको पता चलेगा कि 1990 में कुछ हुआ था? ना पता चलेगा। अब 1990 की ओर जाके सोचेंगे ना, तब हमको पता करेंगे ऐसे भी ऐसे हुआ था पीछे। तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना, सिर्फ 2026 में सोच रहे थे, नहीं इस एरिया में ही सोच रहे थे, ये पीछे जा ही नहीं रहे थे। तो इनको पता ना चलता मोहर का अर्थ क्या होता है, इस मोहर पे लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा था। इनको गलत फहमी क्या हुई थी, देखिए कनिंघम और अन्य लोग मानते थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी की शहरों से हुई थी। देखिए कनिंघम के साथ साथ और लोग, भारत के लोग, कनिंघम तो भारत तो था नहीं, वो तो दूसरे देश का था, ये इंग्लैंड का था। तो भाई साहब भारत में आया था तो भारत के लोगों की बात सुनेगा ना। तो भारत के लोग ऐसा मानते थे ना, भारत के लोग ऐसा मानते थे कि जो सभ्यता का विकास हुआ है गंगा नदी के किनारे विकास हुआ है, क्योंकि हमारे गंगा नदी का ज़्यादा चर्चा हुआ है भारत में, सिंधु नदी का चर्चा नहीं हुआ है। तो लोग ऐसा, कनिंघम ऐसा मानता है कि सब लोग मानते हैं कि गंगा नदी के किनारे सबसे पहली सभ्यता बसी होगी। तो भाई साहब सिंधु के बारे में कौन सोचेगा? तो एक अलेक्जेंडर कनिंघम भी, इनको भी पता था कि गंगा नदी के थी सभ्यता बसी थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनता को समझ नहीं पाए। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज में शुरुआत में बहुत भ्रम हुआ है। जब हड़प्पा सभ्यता खोज हो रहा था शुरू तो बहुत ही इसमें भ्रम हुआ। कनिंघम जैसे विद्वान भी इसकी वास्तविकता प्राचीनता को नहीं पहचान सके। बाद में आधुनिक पुरातात्विकों ने इसे सही तरीके से समझा। कनिंघम को नहीं पता चला, लेकिन बाद में इसके बाद देखिए किसी भी चीज़ को अगर पता करना है उसके बारे में रिसर्च कीजिए, एक न एक दिन बाद में पता चल ही जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को जोड़ने का मुख्य आधार क्या था? तो साथियों भौतिक अवशेष था, ठीक है ना। देखिए साहित्य तो था नहीं, मौखिक परंपरा तो था नहीं, लोक कथा तो था नहीं, सिर्फ क्या था, भौतिक अवशेष था, यानी जमीन के नीचे से वस्तु मिली हुई थी, इसी के आधार पर इसके बारे में पता किया गया था। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के बाद लोग क्या कर गए? तो भाई साहब सब कुछ भूल गए, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि पुरावस्तुएं जमीन की सतह पर क्यों आ जाती थी? तो बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण आ जाती थी।
4 नंबर का है कि भारतीय पुरातत्वविद ASI के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? कनिंघम थे। 5 नंबर का है कनिंघम ने उत्खनन कब शुरू किया था? तो 19वीं सदी में शुरू किया था। कनिंघम किस प्रकार के स्रोतों पर ज्यादा निर्भर थे? तो भाई साहब लिखित स्रोतों पर। 7 नंबर कनिंघम की मुख्य रुचि किस काल में थी? तो भाई साहब आरंभिक ऐतिहासिक काल में। 8 नंबर का है कि आरंभिक ऐतिहासिक काल लगभग किस समय का है? तो साथियों 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक। 9 नंबर का है कनिंघम ने किनके वृत्तांतों का उपयोग किया था? तो चीनी बौद्ध यात्रियों के। ठीक है ना। 10 नंबर हड़प्पा पूरा स्थल कनिंघम के अध्ययन में क्यों फिट नहीं बैठा? तो भाई साहब बहुत प्राचीन था, यानी बहुत पुराना था। 11 नंबर हड़प्पा का उत्खनन उल्लेख चीनी यात्रियों ने विवरण में क्यों नहीं था? तो भाई साहब शहर नष्ट हो चुका था। कनिंघम को हड़प्पाई मुहर किसने दी थी? तो अंग्रेज ने दी थी। कनिंघम हड़प्पा मुहर की सही तिथि क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वे केवल परिचित काल से जुड़ रहे थे। 14 नंबर का है कनिंघम किन वस्तुओं को खोजने में अधिक रुचि रखते थे? तो सांस्कृतिक महत्व की वस्तुएं। हम बता रहे हैं विद्यार्थी, अगर तुम पढ़ लोगे जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा यूट्यूब पे मजा आ देता हल्का। तुम देखो अभी कुछ समय लगेगा मेरे को भी हाईलाइट होने में। ओ भाई साहब बैठल बैठल 36 मिनट से देह दुखाएगा ना जी, बताओ तो। हड़प्पा सभ्यता की खोज में मुख्य समस्या क्या थी? तो सही पहचान ना होना। 16 नंबर का है लोगों को पूरा वस्तुओं का अर्थ क्यों समझ नहीं आया था? तो जानकारी नहीं थी, तो नहीं समझ में आया था। 17 नंबर का है कनिंघम का भ्रम किस कारण हुआ? तो भाई साहब गलत स्रोतों पर निर्भर था। 18 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता का सही पहचान कब हुई थी? तो बहुत बाद में हुई थी। 19 नंबर भारतीय इतिहास की शुरुआत के बारे में कनिंघम क्या मानते थे? तो भाई साहब गंगा घाटी से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की प्रक्रिया थी? तो धीरे धीरे और जटिल। पूरा स्थल और टीले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा स्थल टीले के बारे में देखिए। पूरा स्थल टीले का स्थल देखिए। पूरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ प्राचीन समय में लोग रहते थे उसे पूरा स्थल कहते हैं। ठीक, यहाँ से पुराने बर्तन औजार मकान का अवशेष मिलते हैं। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ से सामान्य से मिलेगा ना, बर्तन मिलेगा, औजार मिलेगा और घर का अवशेष मिलेगा ना। तो पूरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ पर लोग रहते थे प्राचीन समय में। टीले टीले कैसे बनते हैं ये देखिए। देखिए, जब लोग लंबे समय तक एक ही जगह रहते हैं, बार बार मकान बनाते और तोड़ते हैं, इससे मिट्टी ऊपर ऊपर जमा होती जाती है और धीरे धीरे टीले बन जाते हैं। अगर कुछ जगह कुछ समय के लिए छोड़ दी जाए, परित्याग यानी हवा, पानी और प्राकृतिक क्रिया से उनका स्वरूप बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एरिया है, उस एरिया में लोग रह रहे हैं, फिर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा दोस्त। आप अपने गांव में, अगर आप गांव के होंगे तो गांव में देखिए घूरा, जो घूरा होता है ना, वो एक तरह से टीला ही होता है। घूरा कैसे बनता है? लोग जा के राख और धूल वो फेंकते रहते हैं, तो गते गते समय के अनुसार हवाएं चलती है। मान लीजिए उस पर जो घास कोई फेंक देगा, कुछ फेंक देगा, तो समय के अनुसार हवाएं चलेगी ना और उस पर आकर मिट्टी बैठेगा ना, तो ये गते तो बड़ा ना हो जाएगा। इसी को टीला बोलते हैं। बात समझ आ गया?
देखिए लेयर के बारे में पढ़ते हैं। टीला का जो लेयर होगा ना, उस पर लेयर बैठेगा ना। टीले के अंदर अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है ना। हर स्तर अलग अलग समय का होता है। इनमें मिलने वाली वस्तु यानी पूरा वस्तु भी अलग होती है। इसीलिए ऊंचला स्तर सबसे पुराना और निचला स्तर सबसे ऊपरा स्तर, देखिए निचला स्तर सबसे पुराना और ऊपरी स्तर सबसे नया। स्तर क्रम विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए स्तरों का अध्ययन करने को स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा स्तर कब का है और कौन सी सभ्यता किस समय की है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, ध्यान दो, ये आपका एक टीला बन गया, ठीक। और टीला बन गया, फिर इस पर टीला तो एक दिन में तो बनता ना है, समय लगता है, सालों वर्ष लगता है। फिर इस पर कुछ साल बाद फिर और टीला ऊंचा बन गया। तो ये एगो लेयर बनते जा रहा है ना। तो जो सबसे नीचे लेयर होगा वो भाई साहब सबसे पुराना होगा, जो सबसे ऊपर लेयर होगा वो सबसे नया होगा, ठीक है ना। तो जो स्तर विज्ञान इसी को कहते हैं, ठीक है ना। यानी स्तरों का अध्ययन को स्तर विज्ञान कहते हैं। इससे पता क्या चलता है कौन सा स्तर कब का है, उसके बाद में कौन सी सभ्यता किस समय की है। अस्तर मंजर किसे कहते हैं? देखिए अस्तर मंजर, कुछ स्तरों में कोई वस्तु नहीं मिलती है, ठीक। इन्हें मंजर स्तर यानी मंजर स्तर कहते हैं। मतलब उस समय वहाँ कोई बसावट नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए कोई टीला हो गया और उस टीला पे, मान लीजिए ये टीला है और इस टीला पे ना कभी कभी खुदाई करने पर इस टीले पे कुछ नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि इस टीला पे उस समय कोई रहता ही नहीं होगा, इसलिए नहीं मिलता है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज, प्रारंभिक खोज। देखिए प्रारंभिक खोज में पहले लोग हड़प्पा का महत्व तो नहीं समझ पाए, ठीक। मुख्य पुरातात्विद, देखिए अलेक्जेंडर का निगम से तो ना हो पाया। जो ये मुख्य पुरातात्विद थे ये आए थे दयाराम सानी, ठीक है ना। ये हड़प्पा में खुदाई की, ठीक। हड़प्पा में खुदाई किसने किया था? तो दयाराम सानी थे। ये कहाँ पर खुदाई किए थे? हड़प्पा में, ठीक। उसके बाद प्राचीन मोहर सील खोजी, ठीक है ना। इनको क्या मिला? वहाँ पर एक मोहर मिला। ये दयाराम जो साहनी है हड़प्पा नाम जगह पे खुदाई की है, तो उनको यहाँ पर क्या मिला था? एक मोहर मिला था, सील मिला था, ठीक है ना। उसी तरह से आपका ये राखल दास बनर्जी है। ये जो राखल दास बनर्जी है ना, इन्होंने खुदाई किया था। तो इनको भी मोहनजोदड़ो में खुदाई की और हड़प्पा जैसे मोहरें मिली। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट, ये आपका दयाराम साहनी है, ये हड़प्पा से खुदाई किए थे। ये आपका राखल दास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो में खुदाई किए थे। तो इन लोगों को एक मोहर मिला था और इस मोहरों को देखा गया ना, तो दोनों एक ही जैसा था। यानी जो यहाँ पर मोहर मिला था, ये मोहर और ये मोहर दोनों एक ही जैसा था, ठीक है ना। बड़ी खोज 1924 में जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे, 1924 में घोषणा की कि सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता मिली है, ठीक है ना। जबकि देखिए ध्यान से, जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई हुआ तो वहाँ से एक मोहर मिला है, तो किसको दिया जाएगा? जॉन मार्शल को दिया जाएगा ना। तो जॉन मार्शल को जब दिया गया था ना मोहर मिला है ना, तो जाके अनाउंस कर दिया इंग्लैंड में ना कि हमको भाई साहब 1924 में बताए थे कि देखो सिंधु घाटी में ना एक नया सभ्यता मिली है, यानी भारत में एक नई सभ्यता मिली है। जिस तरह से मेसोपोटामिया में सभ्यता थी ना, उसी तरह से भारत में एक नई सभ्यता मिली है। और ये वहाँ के पेपर में जब छपवाए थे ना, तो वहाँ के पेपर में यहाँ के मोहरे छपवाए थे। तो जो पुरातात्विद थे इंग्लैंड में, जो कि आपका मेसोपोटामिया में काम करते थे, तो वहाँ पर लोग देखे ना, तो वो बोले कि हम लोग को भी ऐसा ही मोहर यहाँ पर मेसोपोटामिया से मिला है, तो हम लोग भी जानना चाहते ये है कहाँ। तो वो लोग आके रिसर्च किए। तब ये पेपर में ना छपवाते ना, तो किसी को पता ना चलता उतना डिटेल से कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी मिली हुई है। एक ही समय का था। विशेष बातें, देखिए विशेष बातें में क्या था, यह सभ्यता बहुत प्राचीन थी, लगभग 3000 साल पुरानी या उससे भी अधिक। मेसोपोटामिया सभ्यता के समय की थी, ठीक है ना। ये जो सभ्यता थी, जब मेसोपोटामिया सभ्यता थी ना, उस समय भी यह सभ्यता थी। इराक ईरान वाला एरिया को मेसोपोटामिया बोलते हैं। देखिए इस सभ्यता को खोजने में जॉन मार्शल का योगदान था। पहले पेशेवर पुरातात्विद थे भारत में, ठीक। केवल बड़ी चीज़ें नहीं बल्कि लोगों के दैनिक जीवन को भी समझने में रुचि रखते थे। देखिए पूरा स्थल टीले और स्तर से हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को बहुत पीछे तक पहुंचा दिया था।
इसका बाद अर्थ अर्थ आपको समझ में आया होगा ना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को बहुत पीछे तक पहुंचा दिया था। देखिए कैसे इस अर्थ का होता है, जब मेसोपोटामिया में पहले सभ्यता मिली थी ना, तो लोग मानते थे ना कि सबसे प्राचीन अगर कोई सभ्यता है ना, यानी लोग रहते थे तो मेसोपोटामिया में रहते थे, क्योंकि उस समय लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हो गया तो लोग मानते कि नहीं ये भी थी, यानी दोनों एक ही समय का था। जैसे आज के समय में दिल्ली और गुजरात दो शहर है ना, अभी है ना, जैसे मान लीजिए गुजरातो है, दिल्ली है, तो उसी समय में मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता दोनों थी। अब आपका आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, करें कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो भाई साहब आंसर होगा जहाँ प्राचीन अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं। दूसरा, टीले कैसे बनते हैं, देखिए टीले न बार बार निर्माण और उपयोग से बनते हैं। तीसरा नंबर, अस्त्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्त्रों का अध्ययन अस्त्र क्रम विज्ञान कहलाता है। 4 नंबर, सबसे निचला स्तर कैसा होता है, सबसे निचला स्तर प्राचीन होता है, सबसे ऊपरा स्तर नया होता है। प्राचीन इसका है पुराना। मजर स्तर क्या होता है, तो जहाँ कोई वस्तु नहीं मिलती उसी क्या कहते हैं, मजर स्तर कहते हैं। 6 नंबर, पूरा स्थल से क्या पता चलता है, तो भाई साहब प्राचीन जीवन पता चलता है। 7 नंबर, ऊपरी स्तर कैसा होता है, तो नया होता है। 8 नंबर, पूरा वस्तु क्या है, तो भाई साहब प्राचीन वस्तु है। 9 नंबर, परित्याग का अर्थ क्या होता है, तो छोड़ देना होता है। 10 नंबर, टीले में अस्तर किस कारण बनते हैं, तो बार बार बसने और छोड़ने से बनते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है। 12 नंबर, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। 13 नंबर, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। 14 नंबर, घोषणा किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। 15 नंबर, जॉन मार्शल किस पद पर थे, तो भाई साहब डायरेक्टर जनरल थे, ASI के थे, ठीक है ना। 16 नंबर, हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिली थी, तो सिंधु घाटी में मिली थी। 17 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। 18 नंबर, मुहरे कहाँ मिली, तो भाई साहब कहाँ मिली थी, तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिली थी। आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों जगह। 19 नंबर, भारतीय पुरातत्व में बड़ा परिवर्तन किसके समय में हुआ था, तो जॉन मार्शल के समय में हुआ था। 20 नंबर, जॉन मार्शल किसमें रुचि रखते थे, तो दैनिक जीवन की जानकारी में। दैनिक जीवन की जानकारी में जॉन मार्शल रुचि रखते थे। ब्रदर्स, हवाएं बहुत तेज चल रही है, लुक में संभल कर रहा करिएगा ना, तब लुक बदल जाएगा। 21 नंबर, पूरा स्थल में मिलने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं, तब पूरा वस्तु कहते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि अस्त्रों में अंतर किस आधार पर होता है, तो भाई साहब देखिए रंग, प्रकृति, पूरा वस्तु सभी होगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टीले में सबसे ऊपर का स्तर किसका होता है, तो सबसे नया होता है। हमको लगता है कि अगर आपको आंसर देंगे, ऑप्शन देंगे, तो आप 100 मार दीजिएगा। स्तर क्रम विज्ञान किससे संबंधित है, तो मिट्टी के स्तर से संबंधित है। 25 नंबर, पूरा स्थल पर परित्याग होने पर क्या होता है, तो मिट्टी बदल जाती है। 26 नंबर, पुरातात्विक क्या करते हैं, तो खुदाई और अध्ययन करते हैं। 27 नंबर, दयाराम साहनी ने क्या खोजा था, तो मुहरे खोजा था। 28 नंबर, राखल दास बनर्जी ने कहाँ खुदाई की थी, तो मोहनजोदड़ो में।
29 नंबर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? तो ये पूरा स्थल है। 30 नंबर मोहरे से क्या पता चलता है? तो मौसम पता चलता है। सॉरी संस्कृति पता चलता है, मौसम नहीं संस्कृति। ध्यान कहीं और था एक्चुअली, जानते हैं मेरा ध्यान कहाँ से? मेरा ध्यान चला गया था सरकारी स्कूल के मैथ की किताब पे। जानते कहाँ चला गया था? देखिए, जैसे कि मेरे पास, मैं ऑफलाइन में कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, तो छोटा छोटा बच्चा पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चे पढ़ते हैं। तो हम अभी मेरा ध्यान चला गया था ना कि हम सोच रहे हैं ना कि उसका सबका आपका बुक पढ़ा है। जैसे मान लीजिए सीबीएसई वाला जो लड़का है उसका उसका बुक पढ़ा है, और जो बिहार बोर्ड वाला लड़का है उसका उसका बुक पढ़ा है। तो ध्यान इसी पे चला गया था, इसीलिए इधर हम आंसर मार दिए मौसम। लेकिन दोस्त बहुत दिन बाद हम पढ़ा रहे हैं आज 12th क्लास के। दिमाग आपका कब कहाँ चला गया कोई गारंटी नहीं। अभी मेरा दिमाग कहाँ घूम रहा है? ताराचंडी जा रहा है। ताराचंडी ना तुतला भवानी वाला रोड की तरफ घूम रहा है। कैसे पिछले राउंड तुतला भवानी गए थे। ठीक, मोर से क्या पता चलता है? तो संस्कृति क्या पता चलता है ना जी। ठीक है, अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो प्राचीन की है। 32 नंबर एएसआई का पूरा नाम क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 33 नंबर जॉन मार्शल का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से। 34 नंबर हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी मानी जाती है? तो भाई साहब हमारा आंसर होगा, देखिए आपके बुक में 2500 से लेके 25 से हिसाब दिया है, ठीक है ना। 2600 दिया है, 2600, तो आप 300 मान लीजिए, 300 वर्ष या अधिक। 2600 से लेके 19 ईसा पूर्व के बुक में दिया है, तो आप 2600 मान लीजिए, 3000 मत मांगिए, 2600 मान लीजिए। प्रश्न करा कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? तो भाई साहब पश्चिम एशिया में स्थित है। 36 नंबर पूरा स्थल का अध्ययन किसके लिए जरूरी है? तो इतिहास जानने के लिए। 37 नंबर किसने कहा कि भारत का इतिहास 3000 वर्ष पीछे चला गया था? एस.एन. राव। 38 नंबर मुहरे किससे बनी होती है? पत्थर से। 39 नंबर अस्त्रों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है? सबसे महत्वपूर्ण निचला होता है, ठीक है ना। देखिए महत्वपूर्ण तो ऊपर का नीचे का सभी अस्त्र कोई नहीं, तो ऑप्शन के मुताबिक आपका सही भी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 नंबर हड़प्पा सभ्यता की खोज से क्या हुआ था? तो इतिहास लंबा हुआ था। 41 नंबर का है कि पूरा स्थल पर खुदाई क्यों की जाती है? तो भाई साहब इतिहास जानने के लिए। 42 नंबर अस्त्रों की पहचान कैसे होती है? तो भाई साहब रंग से, वस्तु से, मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी से। 43 नंबर मजर अस्त्र में क्या नहीं होता है? तो पूरा वस्तु नहीं होता है। 44 नंबर पूरा स्थल का पूरा क्रम क्या कहलाता है? तो सांस्कृतिक क्रम कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सदी में हुई थी? तो 20वीं सदी में हुई थी। 46 नंबर हड़प्पा सभ्यता की खोज से क्या सिद्ध हुआ था? तो भारत में प्राचीन सभ्यता थी। 27 नंबर जॉन मार्शल पहले क्या थे? तो ये पेशेवर पुरातत्वविद थे। 48 नंबर पुरातत्व से क्या नहीं मिलता? तो मोबाइल नहीं मिलता है। मोबाइल कहाँ से मिलेगा? हाँ, आज आने वाला समय में खोज दीजिएगा तो आपको सबसे पहले तो मोबाइल ही मिलेगा, कुछ मिले चाहे नहीं मिले। अस्त्रों से क्या पता चलता है? तो इतिहास पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता का महत्व क्या है? तो भाई साहब यह बहुत प्राचीन और विकसित सभ्यता थी। वेल मेंटेनेंस और वेल एजुकेटेड पर्सन थे।
देखिए, प्रारंभिक खुदाई समस्या मार्शल की पद्धति से पढ़ते हैं। जो जॉन मार्शल की जो जो जॉन मार्शल थे ना, उनको शुरू शुरू में समस्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं।